Hello everyone, welcome to Administrative World. As you know कि हम न्यू होराइजन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की बुक को कवर कर रहे हैं जिसे लिखा है मोहित भट्टाचार्य ने। इसी बुक का चैप्टर 19 बेस्ड है एनपीएम पे। इसके हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स, और आज हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों फुलफिल नहीं कर पाया 1980s के एरा में लोगों की एस्पिरेशन को। क्या हुआ ऐसा कि 1980s में लोगों को एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। जब मैं बात करती हूँ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे बात हो रही है ब्यूरोक्रेसी की। यहाँ पर बात हो रही है आपका जो टिपिकल स्टेट डोमिनेटेड मेथड है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराने का। अल्टीमेटली स्टेट किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए है। और एक तो ये होता है कि स्टेट खुद अपनी सारी सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड करा रहा है डायरेक्टली, और ये जिस तरीके से हो रहा है वो मेन एजेंसी कौन सी होती है? ब्यूरोक्रेसी। तो 1980 तक आते आते लोग काफी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी से परेशान हो चुके थे, उनको एक अल्टरनेटिव चाहिए था और वो अल्टरनेटिव उनको दिखा प्राइवेट सेक्टर में, एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एनपीएम। तो आज हम एनपीएम के फीचर के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि ये जो मूवमेंट था इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहे, यानी कि ओवरऑल ओवरव्यू लेने का हम ट्राई करेंगे। ठीक है, सो चेंजेस इन एडवांस कंट्री से हमारा मतलब ये है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड था उसमें कैसे चेंजेस आ रहे थे। आपको भी पता है कि 1980s और 1990s की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी, राइट। एंड जैसे मार्गरेट थैचर ने यूके में और रोनाल्ड रीगन ने यूएसए में काफी एफर्ट किए थे पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के तौर पे काफी सारे इनिशिएटिव दिए थे। और भी बहुत सारे इवेंट है, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, तो स्टेट का एक डोमिनेटिंग वे था, स्टेट का जो डोमिनेटिंग रूप था वो कहीं ना कहीं उसकी छवि खराब हो चुकी थी। तो 1980s में और 1990s में एक नया मॉडल आता है पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का। देखते हैं क्या था वो मॉडल। तो हम कहते हैं मैनेजरियलिज्म, एनपीएम, मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट और भी बहुत सारा, ये इसके अलग अलग नाम है। ऑस्बॉर्न एंड गैबलर प्रोमिनेंट थिंकर है, उनकी बुक आती है 1992 में। बुक का नाम है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, और उस बुक में उन्होंने 10 पॉइंट बताए थे जिसको वो कहते थे एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। ओके, अब ये आप वर्ड को ध्यान दें, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट यानी ऐसी गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव कर रही है। और बिजनेसमैन कैसा होता है? जो अपने बिजनेस को बहुत सीरियसली लेता है, कोई भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करता है ना, हमेशा अच्छा प्रोडक्ट लाने की कोशिश करता है मतलब प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को इंश्योर करता है, ऐसा माना जाता है, बिलीफ है ऐसा। ओके, आई एम नॉट गोइंग कि प्राइवेट सेक्टर इज द बेस्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा बिलीफ था 1990s में, और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें प्राइवेट सेक्टर से इन्फ्लुएंस, हमें प्राइवेट सेक्टर से सीखना चाहिए। इसके दो एस्पेक्ट हैं, लास्टली भी मैंने बात करा था, अब फिर से बता देती हूँ। प्राइवेट सेक्टर के दो एस्पेक्ट एनपीएम में लाए गए। पहला तो ये कि आप क्या करो, आप आउटसोर्स करो। आउटसोर्स मीन्स जो काम आप कर रहे हो या फिर इसको प्राइवेटाइज करो, यानी अभी तक जो काम स्टेट कर रहा था वो काम अब आप किसको दे दो? प्राइवेट सेक्टर को दे दो। ठीक है, यानी कि स्टेट की एक्टिविटीज या स्टेट का जो रोल है वो कम करने की कोशिश करो, उसका काम जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप। इसका दूसरा एस्पेक्ट निकल करके आता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो टेक्निक होती है, जो मैनेजमेंट का मेथड है, वो आप स्टेट वाले काम में लेकर के आओ। ठीक है, यानी कि कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा काम आप खुद ना करके प्राइवेट सेक्टर को सौंप दो, और बाकी जो बचा कुचा काम है आपका उसमें आप प्राइवेट सेक्टर जैसा तरीका अपनाने की कोशिश करो। ठीक है, इसको कहा गया एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट। अच्छा, एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट देखने में कैसी होगी, इसके कुछ फीचर्स बताए गए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक में बताए गए हैं। ठीक है, आप बुक में ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीजें अच्छे से दी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो गवर्नमेंट है एंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट, इसके 8 फीचर यहाँ पे मेंशन किए गए। जैसे ये कैटालिटिक की तरह बिहेव करेगी। आपने देखा होगा जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है कि आप कुछ इनपुट लेते हो और उसका कुछ आउटपुट निकलता है। ठीक है, बीच में एक प्रोसेस जो हो रही है उसमें कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट मीन्स जो उस रिएक्शन प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा या उस प्रोसेस को हेल्प करेगा, राइट। यहाँ पे ये मत बोलना कि इनपुट और आउटपुट, आप केमिस्ट्री के हिसाब से गलत वर्ड ले रहे हो, यूज कर रहे हो, बट ओके। सो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटालिटिक गवर्नमेंट, की वो गवर्नमेंट खुद काम नहीं कर रही, इसमें आपको पता होगा कि ये जो कंपोनेंट होता है जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है,
ये खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता बट रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। सेम वे यहाँ पे इनडायरेक्ट रोल को प्रमोट किया गया है, इनडायरेक्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट की गवर्नमेंट खुद काम नहीं करेगी बल्कि प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करेगी कि वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाए। देन इट इज मेनली कम्युनिटी ऑन, ठीक है। कम्युनिटी ऑन मीन्स, अब आप इसके फीचर्स और भी डिटेल में दिए हैं मैंने, तब आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आएगा, राइट। यहाँ पर पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया है। पार्टिसिपेशन के साथ साथ गवर्नमेंट के बारे में ये बात करी गई है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कुछ लोग मिल करके सारा डिसीजन ले लेंगे, नहीं, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर होगा। देन अलग इसका फीचर है कॉम्पिटिटिव हो गई है, ये तो बहुत बेसिक फीचर है। कॉम्पिटिशन इसको इंश्योर करना पड़ेगा ताकि ये अच्छा इफेक्टिवली ये काम कर पाए, प्रोडक्टिविटी अच्छे से इंश्योर कर पाए। एंड इट इज मिशन ड्रिवन। मिशन ड्रिवन का मतलब ये होता है कि आपने कुछ टारगेट सेट करे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा कुछ फीचर्स बताए हैं, जैसे रिजल्ट ओरिएंटेड हो गई है, अभी तक क्या था, प्रोसेस ओरिएंटेड थी। जैसे मान लो सरकार ने बता दिया कि आप जाइए, आप जाकर के पॉवर्टी रेडिकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट कीजिए, तो ये क्या करते हैं, ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट के ऊपर इतना ध्यान नहीं रखते इनका। अब ये कहा गया कि प्रोसेस के साथ साथ आपको रिजल्ट पे भी फोकस रहना पड़ेगा। कस्टमर ड्रिवन है, कस्टमर्स जैसे चाहते हैं वैसा उनको काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स काफी रिस्पॉन्सिव बनाने की बात करी गई है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। मैं सिंपल सी बात बताऊं, अपनी एनपीए जो पढ़ा था तो उसमें एक वर्ड आया था रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव एंड रेलिवेंट होना चाहिए। यानी गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो रेलिवेंट हो टू द नीड्स ऑफ द पब्लिक, एंड इट शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट ओरिएंटेड हो, मतलब मार्केट से रिलेट काफी इंस्पायर्ड होनी चाहिए, उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो काम है वो काफी ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से स्टेट काम करे। इसको वी कैन से मार्केट को प्रमोट करे या फिर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करे। ये कुछ फीचर्स हैं। अब बात करते हैं एनपीएम को लेकर के डेविड ऑसबॉर्न ने क्या कहा, जिनकी हमने बुक पढ़ी ना अभी, रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ऑसबॉर्न एंड गैब्रियल। उसमें डेविड ऑसबॉर्न ने कहा कि हमें और ज्यादा गवर्नमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, उसके अंदर दिया गया ये, इन्होंने कहा वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड बेटर गवर्नेंस, ठीक है, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया है। इसमें कहा गया है कि हमें ज्यादा गवर्नमेंट नहीं, हमें अच्छी गवर्नेंस चाहिए। तो अगर मैं और प्रिसाइज वे में कहूँ, वी नीड बेटर गवर्नेंस। गवर्नेंस इज द एक्ट ऑफ कलेक्टिवली सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम। गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस काइंड ऑफ जिसमें आप मिल करके डिसीजन लेते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस पूरे इवेंट को आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने कैसे रिस्पॉन्स दिया, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस पूरे इवेंट को, पूरे एनपीएम वाला मूवमेंट जो चल रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज ने कैसे रिस्पॉन्ड दिया उसके बारे में बात करते हैं। जैसे उन्होंने अपना जो पब्लिक मैनेजमेंट था उसको इम्प्रूव किया, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। आपने भी देखा होगा, हम जैसे बजट की बात करते हैं तो उसके अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जिक्र आता है कि आपको 100 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट ईयर बजट में हम डिस्कस करेंगे कि आप उन 100 करोड़ का क्या किया, या फिर आपने अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था वो कितना अच्छे से आपने यहाँ पे अचीव किया। देन बजट को रिड्यूस किया गया, ठीक है, गवर्नमेंट का साइज कम करा गया, प्राइवेटाइज किया गया पब्लिक एंटरप्राइज को, जो पीएसयूज होती हैं वो प्राइवेट कर दी गई, प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई, एंड कॉन्ट्रैक्ट आउट किया गया इन सिलेक्टिव एरिया। जैसे पहले अगर आप देखो 1950 से 1990 से पहले इंडिया भी बहुत ज्यादा सेक्टर स्टेट पे डिपेंडेंट थी, और स्टेट मतलब गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी। गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई थी काम करने के लिए, बट उसके बाद में गवर्नमेंट धीरे धीरे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट आउट करने लगी। कॉन्ट्रैक्ट आउट मीन्स कि वो अपना काम दूसरों से करवाने लगी, ठीक है। अब बात करते हैं कापम कॉन्फ्रेंस का जिक्र आता है। कापम कॉन्फ्रेंस बेसिकली आपने कॉमनवेल्थ का नाम सुना होगा, तो कॉमनवेल्थ के डेलीगेट्स के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव ये था कि जो सिचुएशन चेंजेस हो रहे हैं हमारे यहाँ एनवायरमेंट में, जो चेंजेस आ रही हैं उसके हिसाब से हमारा पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में कापम कॉन्फ्रेंस है। और ये माना जाता है कि कापम कॉन्फ्रेंस ने एक रिदम सेट करी थी फॉर द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट।
तो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इसका पूरा नाम था, कनाडा में ऑर्गेनाइज कराई गई थी 1994 में। इसके कुछ मेन मुद्दों को हैंडल करने का इरादा था, ठीक है। इट वाज कंडक्टेड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। और कुछ नए चैलेंजेस थे, जैसे कि उस टाइम पे 1994 में जब ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर सम चैलेंजेस फेस्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। द वेरी फर्स्ट इज एनवायरमेंटल चैलेंज। एनवायरमेंटल फोर्सेस को हैंडल करना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपको पता होगा 1992 में जैसे अर्थ समिट हुई थी, उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, कुछ टाइम के बाद में 1997 में आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखा, और भी बहुत सारे। 1992 वाज द काइंड ऑफ वाटरशेड एरा, जिसके बाद में एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाने लगा। देन नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन आ चुका था, वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड कर रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, एंड इसके अलावा बेटर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ रही थी, एंड ऑब्वियसली रिपीट हुआ है, ग्लोबलाइजेशन डेफिनेटली एक्सपैंड कर रहा। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जो पब्लिक सेक्टर को डील करने थे, जो कापन कॉन्फ्रेंस ने अपने उसमें बताए। अच्छा, यहाँ पे बुक में नहीं दिया है कापन कॉन्फ्रेंस के बारे में, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो खुद लेकर के बैठ भी मत जाना। आई वोंट रिकमेंड कि आप इस टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ो, अनलेस आप इसके ऊपर पीएचडी कर। हाँ, एनपीएम में आपके पढ़ने लायक ये चीजें हैं कि एनपीएम है क्या, एनपीएम के कंपोनेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़नी है, इसके प्रोपोनेंट कौन कौन थे, और दूसरा फिर इसका जो क्रिटिसिज्म है वो किस बात पे हुआ, ठीक है। और फिर एनपीएम, पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। नाउ लेट्स फोकस ऑन कंपोनेंट ऑफ एनपीएम। कंपोनेंट ऑफ एनपीएम में एनपीएम क्या प्रोवाइड करा रहा था, जैसे रियलिटी में क्या कुछ हो रहा था, क्या किसी कंट्री ने इसके ऊपर स्टेप लिया। सो हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कराने का इनका पूरा मकसद था। तो यूके एक सिटीजन चार्टर लेकर के आया। आई होप आपको सिटीजन चार्टर के बारे में पता होगा। सिटीजन चार्टर मीन्स काइंड ऑफ, जैसे आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे आपको मेन्यू दिया जाता है ना खाने का, कि ओके हम ये चीज प्रोवाइड करा रहे हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप विजिट करते हो, तो वहां पे भी आपको एक चार्टर रखा हुआ होता है कि आप क्या करो, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हमारा मोटो ये है, हम इस तरीके से काम करते हैं, और अगर आपको कोई शिकायत करनी हो तो आप यहाँ पे जाके शिकायत कर सकते हो। कंप्लीटली काइंड ऑफ मेन्यू कार्ड होता है सिटीजन चार्टर, और ये सबसे पहले यूके ने स्टार्ट किया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एनपीएम का, दैट इज इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी टू मैनेजर्स। खास करके मैनेजर्स को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात हुई, ताकि हम हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए, हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज को अचीव कर पाए। इसलिए क्या किया गया कि जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो शिफ्ट करी गई फ्रॉम सेंट्रल डिपार्टमेंट टू स्पेसिफिक एजेंसीज, ठीक है। मैंने बताया ना आपको, डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस था, ग्रेटर ऑटोनॉमी के ऊपर फोकस था। कि पहले क्या था, जैसे मान लो हेडक्वार्टर ही सब कुछ डिसाइड कर रहा था, अब ये कहा गया कि हेडक्वार्टर अकेले डिसाइड नहीं करेगा, जो फील्ड एजेंसीज हैं या फिर जो वहां पे मैनेजर्स हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग मैनेजर्स हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स थी उनको ज्यादा से ज्यादा सिंपल करा गया, हायरार्कीज को खत्म करने की कोशिश करी गई, फ्लैटन करा गया। हायरार्की का जो पिरामिड शेप था उसको खत्म करके एक फ्लैटन स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करेगी, ताकि एक अच्छा पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजरियल लीडरशिप जो है वो डेवलप होता है। तो ये जो ट्रेंड है ये बेसिकली लोकल मैनेजर की ऑटोनॉमी को बढ़ाता है, कैसे, उनको ज्यादा से ज्यादा पावर दे करके, ओके। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट हैं, जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात हुई, इंडिविजुअल्स की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी। इंडिविजुअल की अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस शुड बी न्यूट्रल एंड अनोनिमस, है ना, हमने यही पढ़ा था कि सिविल सर्वेंट अनोनिमस है। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उनकी एक अकाउंटेबिलिटी, एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट फिक्स कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल पाए वो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के कितना इफेक्टिवली काम कर पा रहा है। देन मैनेजरियल सपोर्ट सर्विसेज, यानी जो मैनेजर काम कर रहा है उसको कुछ सपोर्ट भी दिया जाए, उसको सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, बेसिकली जो लीडिंग एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या लीडिंग एज का मतलब होता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, वो उसको दी जाए, या फिर वो जो है बेसिकली इनिशिएटिव को इम्प्रूव करने में काम आए। इसके अलावा मैनेजरियल परफॉर्मेंस एट एनी लेवल हैज टू बी रिस्पॉन्सिव टू ओवरऑल
सेंट्रल पॉलिसी डायरेक्टिव। मैंने आपको कह दिया कि आप फील्ड एजेंसीज को भी क्या करो, ऑटोनॉमी दो, सब कुछ हेडक्वार्टर ही डिसाइड नहीं करेगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड एजेंसी अपनी मनमानी करने लगेगी? नहीं, यहाँ पे आप याद रखना ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, यानी अल्टीमेट जो डिसीजन है वो तो हेडक्वार्टर का ही रहेगा, पॉलिसी डायरेक्शन तो वहीं से आएगा, उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अगर इम्प्लीमेंटेशन के दौरान थोड़े बहुत चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो फील्ड एजेंसी खुद कर सकती है, राइट। इसीलिए कहा गया कि जो मैनेजर काम कर रहे हैं एट एनी लेवल वो सेंट्रल पॉलिसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसके लिए कई जगह, कई कंट्रीज में कैबिनेट को भी स्ट्रीमलाइन करा गया, रीऑर्गेनाइज करा गया, अच्छे से उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और कंपोनेंट है दैट इज रिसेप्टिवनेस टू कंपटीशन एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड अबाउट विच पर्पस शुड बी परफॉर्म बाय द पब्लिक सेक्टर। कंपटीशन की बात आती है, यू हैव टू कम्पीट। कंपटीशन मीन्स आपने पब्लिक चॉइस थ्योरी अगर ध्यान से पढ़ी है तो वहां पे दिया गया है कि देयर शुड बी मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, है ना, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए टू प्रोवाइड द सेम सर्विस। तो हम एज अ कंज्यूमर हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, और इसके लिए जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है हमारे तक जो कंपनीज है उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है। सो एनपीएम का एक बेसिक कंपोनेंट था कंपटीशन, एंड कंपटीशन के अलावा उनका एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जिससे ये पता चल सके कि जो पब्लिक सेक्टर है वो कौन सा काम कर रहा है और किस तरीके से काम कर रहा है, और प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। मतलब हमें बिल्कुल इस तरीके से फॉलो नहीं करना है कि एग्जैक्टली वी शुड स्टार्ट कॉपिंग द प्राइवेट सेक्टर, नहीं, बट एक ओपन माइंडेड एटीट्यूड हमारा भी होना चाहिए, राइट। ये थे कंपोनेंट ऑफ एनपीएम। अब आपका चैप्टर डिस्कस करता है कि एनपीएम वाला जो मूवमेंट था ये था कैसा एक्चुअल में, है ना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, या फिर वी कैन से कि स्कॉलर्स ने इसको कैसे देखा, एक क्रिटिसिज्म भी आप बोल सकते हो, और क्रिटिसिज्म के साथ साथ इसका बेटर वर्ड होगा इवैल्यूएशन। एनपीएम की जो फिलोसफी थी उसका इवैल्यूएशन यहाँ पे किया गया। तो 80s में देयर वर नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, बट बाद में जाकर के गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, मैं आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज बताती हूँ। जैसे हमने पढ़ा कि 1980s में एंड 1990s में दो मेजर इवेंट होते हैं। एक तो आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसके अलावा लोगों का स्टेट नाम की एजेंसी जो थी उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट कम होता है। तो दे वर सेइंग कि हमें क्या करना है, हमें पब्लिक सेक्टर में रिफॉर्म लेकर के आओ, अब हमें ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा चॉइसेस की जरूरत है, और यहीं से एनपीएम की शुरुआत होगी। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। फिर साथ में आप ये देखो 1992 में क्या हो रहा है। 1992 में अर्थ समिट हुई। अर्थ समिट में ये एक्सपेक्ट किया गया कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसका आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे 2008 के अंदर अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस आया ग्लोबल लेवल पे। उसके बाद में फिर से 2019-20 के अंदर दुनिया ने एक बहुत बड़ा एपिडेमिक देखा। सो ऑल दीज थिंग शोज कि गवर्नमेंट का रोल आज भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप बिल्कुल ही इसको इग्नोर नहीं कर सकते। So now there is a growing concern about government's crucial role in macro management and in creating sound policy environment to the society and economy to function smoothly. ये गवर्नमेंट ही इंश्योर कर सकती है कि सोसाइटी और इकोनॉमी जो है वो स्मूथली फंक्शन करे, और इसके लिए सही पॉलिसीज डिजाइन करे जाए, सही मैनेज करा जाए चीजों को सही तरीके से। So government has to lead the whole socio-economic system and find alternative ways of providing services and facilities. गवर्नमेंट को हमेशा देखो, प्राइवेट सेक्टर की एक खास बात होती है कि वो चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। गवर्नमेंट को ये चीज अपनानी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को भी चेंज कर पाए, चेंज इन द सेंस अडेप्ट कर पाए टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो इट इज गुड टू नो हाउ प्राइवेट मैनेजमेंट वर्क्स, प्राइवेट मैनेजमेंट कैसे काम करता है, उसको हम थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में या प्राइवेट मैनेजमेंट के चक्कर में आप हमारे जो हायर सिविल सर्वेंट्स हैं उनका एक यूनिक पॉलिसी रोल होता है, आप उसको खत्म ना कर दो इन क्रेज ऑफ दिस फोनी मैनेजरियल। मतलब ऑल्दो एनपीएम इज अ गुड थिंग, बट आपको साथ में अपनी गवर्नमेंट का रोल भी ध्यान रखना होगा। तो गवर्नमेंट हैज इट्स peculiar way of accommodating various interests and there is a need to strengthen the
सिविल सोसाइटी, लोगों को एम्पावर करो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोग एम्पावर होंगे, लोगों के पास नॉलेज होगी, देन दे कैन मेक द बेटर डिसीजन, दे कैन टेक द बेटर डिसीजन। एंड अभी भी देखो ये चीज कही गई कि अगर आप सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को ही करने दोगे, तो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, डोंट यू थिंक कि सब कुछ वही डिसाइड करके बैठ जाएंगे? यानी कि जो आपके छोटे शॉपकीपर्स हो सकते हैं, छोटे प्राइवेट प्लेयर होंगे, उनका तो कोई फिर रोल ही नहीं रह जाएगा। ये सस्पिशन है, इसके ऊपर डाउट है कि ये जो नया पैराडाइम है, दैट मीन्स जो एनपीएम है, इट माइट एज वेल लीड टू हाईजेकिंग ऑफ स्टेट बाय द प्राइवेट एंड द पावरफुल। स्टेट का, डोंट यू थिंक स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा प्राइवेट एंड पावरफुल लोगों का कब्जा हो जाएगा? इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की वजह से कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम इस पे एलपीजी वाले, सॉरी एनपीएम वाले पे चले, तो स्टेट जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा बाय डिफरेंट इंटरेस्ट। आई एम नॉट सेइंग ज्योग्राफिकली, बट हाँ, जो डिफरेंट इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। देखो, स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके? जैसे अब हमने पब्लिक चॉइस थ्योरी में पढ़ा था कि स्टेट बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है ना? लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के अलावा स्टेट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है अकोमोडेटिंग वेरियस इंटरेस्ट। स्टेट ये इंश्योर करता है कि अपनी पॉलिसीज वो इस तरीके से डिजाइन करे कि अलग अलग सेक्शन के जो इंटरेस्ट है वो उनको सही से अकोमोडेट कर पाए, यानी सोसाइटी के अंदर जो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसको वो रिड्यूस कर पाए। तो अगर हम स्टेट को ही खत्म करेंगे तो ये वाला काम कौन करेगा, ये वाला रोल कौन परफॉर्म करेगा? इसीलिए ये खतरा माना जा रहा था कि अगर स्टेट नहीं होगा तो हर एक सेक्शन के जो इंटरेस्ट होते हैं वहां पे कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर कब्जा कर लेगा और कहीं पर भी उनके इंटरेस्ट को हमें अकोमोडेट करने का मौका नहीं मिलेगा। आज भी आप देख पा रहे हो कि जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपको हटके एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, जस्ट एक मेरा पर्सपेक्टिव है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंसेस है, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर है, राइट? लैंग्वेज भी एक काइंड ऑफ आइडेंटिटी मान सकते हो आप। आई वुड से कि दीज आर बेसिस ऑफ आइडेंटिटी। लेकिन आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, वो इन डिफरेंसेस का फायदा उठा करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है ना? या तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी आइडेंटिटी होती है, उनको यूज करके वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, राइट? उनका मार्केटिंग एजेंडा ही ऐसा होता है। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि ये जो डिफरेंस था, उस डिफरेंस का यूज करके वो अपने अपने बेनिफिट के लिए प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ थिंग, बट यही वो प्राइवेट है, सेक्टर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेट को कंप्लीटली चॉइस का हमने दे दिया, फ्री चॉइस वाला दे दिया कि दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू। बट डोंट यू थिंक कि प्राइवेट कंपनी अगर कुछ कर रही है उसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पे काइंड ऑफ रेगुलेशन का रोल जो है वो स्टेट का होना चाहिए, है ना? एक लिमिट से ज्यादा उनको भी फ्रीडम ना दी जाए। ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन था। अगर आपको लगे कुछ आपके पास भी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? सो गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे मेथड बताए गए। एक ये था कि आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा, गवर्नमेंट के स्कोप को नैरो डाउन करो, लेकिन ये एक यूनिवर्सल रेसिपी नहीं हो सकती। यानी कि गवर्नमेंट के स्कोप को कम करना, आप हर जगह इस चीज को लागू नहीं कर सकते। खास करके आज आपके सामने बहुत सारे चैलेंज है। दूसरा, आपके हर एक नेशन के सामने एक अलग डेवलपमेंट चैलेंज होते हैं, हर एक नेशन के सामने, चाहे वो एशियन हो, अफ्रीकन हो, लेटिन अमेरिकन हो, इवन चाहे कोई यूरोप की कंट्री क्यों ना हो, बट हर एक कंट्री की डेवलपमेंट जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो डिफरेंट होती है। तो हाउ वी कैन से कि उस सेंस में आप एक ही फॉर्मूला उनको अपना रहे हो कि यही फॉर्मूला फॉलो करके देखो बढ़िया रिजल्ट आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एनपीएम जो फिलोसफी है, इट वाज बेसिकली ट्रिगर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज एंड जियोपॉलिटिकल चेंजेस। वहां पे बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे थे और जियोपॉलिटिकल चेंजेस की वजह से ही एनपीएम डेवलप हुआ, एंड इट लेड टू द रिडक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर गवर्नमेंट। इकोनॉमिक इश्यूज मीन्स आप याद रखो, जैसे न्यू लिबरल फिलोसफी आई, उसके बाद में एलपीजी मूवमेंट आया। जियोपॉलिटिकल आपको ध्यान होगा कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना, है ना? ये सारे चैलेंजेस थे जिसकी वजह से एनपीएम डेवलप होता है।
एनपीएम की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। मैनेजरियल rethinks that there become an imperative necessity to optimize scarce resource use and find alternative way of delivering public services। देखो ये वही बातें हैं, अगेन रिपीट हो रही हैं कि जो मैनेजमेंट है, सॉरी मैनेजरियल रीथिंक का मतलब होता है एनपीएम। एनपीएम का ये मानना था कि हमारे पास स्कार्स रिसोर्स हैं, कम रिसोर्स हैं, हमें उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है उसमें वेस्टेज बहुत ज्यादा है, और वेस्टेज बहुत ज्यादा होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अल्टरनेटिव वे ढूंढना पड़ेगा, और इसके लिए हमें पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक कोऑपरेशन या एक सिनर्जी डेवलप करने की जरूरत है। तो यहाँ पर बात करते हैं, इतना डिस्कस हुआ, इवेल्युएशन हुआ। अब ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीएम की कैसे रिलेशनशिप डेवलप हुई। क्या एनपीएम ने कंप्लीटली ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्लेस कर दिया? अब समझने के लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, ट्रेडिशनल से मेरा मतलब है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, तो क्या एनपीएम ने कंप्लीटली ब्यूरोक्रेसी को एलिमिनेट कर दिया? नहीं, हम 2023 के अंदर देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। So under the NPM, public sector decision making structure are so designed as to let manager manage। यहाँ पे आप देखो, ये कहा गया एनपीएम के अंदर में बात कर रही हूँ। आप याद करो लास्ट आई थिंक लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने बात करी थी कि हेडक्वार्टर विल डिसाइड, एंड जो आपकी फील्ड एजेंसीज हैं वो क्या करेंगे, उनके पास ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, राइट। कुछ कुछ ऐसा ही है कि जो मैनेजर हैं वो मैनेज करेंगे, और पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है, वो मैक्रो पॉलिसीज एंड गोल्स को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, पॉलिटिकल इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, सॉरी, पॉलिटिकल लीडरशिप उनको बना रही है, पॉलिसीज एंड गोल्स बना रही है। मैनेज करने का काम किसको दे दिया, फील्ड एजेंसीज को दे दिया। तो इस सेंस में कहीं ना कहीं आपको साउंड नहीं कर रहा कि विल्सन ने जो डाइकोटमी की बात करी थी, यहाँ पर भी वही डाइकोटमी आपको एक नए रूप में दिखाई देती है, मतलब रूप बदल गया उसके, हैं उसके क्लोथ्स चेंज हो गए बट थिंग सेम है। तो एनपीएम भी तो अल्टीमेटली वही विल्सन की जो डाइकोटमी वाली है सिचुएशन, उसी को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा तो कोई बड़ा चेंज तो आया नहीं ब्यूरोक्रेसी, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एनपीएम में। देन दूसरी चीज ये कि अभी तक क्या चल रहा था, प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी चल रही थी, लेकिन अब इसको चेंज करके रिजल्ट और अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करा गया। मतलब किसी पर्सन को अगर आपने अकाउंटेबल बनाना है तो आप उसके प्रोसेस को मत देखो, अल्टीमेटली रिजल्ट वाले उसके आस्पेक्ट पर भी फोकस करो, है ना। तो पब्लिक सेक्टर का जो ट्रेडिशनल मेथड था अकाउंटेबिलिटी का, उसमें भी चेंजेस आए एनपीएम के बाद। देन एनपीएम ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट को पर्सनल अकाउंटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, जो भी वो काम कर रहे हैं वहां पे उनकी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ऑटोनॉमी भी इंक्रीज हो रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, है ना। आई एम सॉरी, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। देखो, जो भी मैनेजर है, मैनेजर के पास एनपीएम ने कहा कि इनको ऑटोनॉमी दो, इनको फ्लेक्सिबिलिटी से काम करने की परमिशन दो। तो डोंट यू थिंक कि अब मैनेजर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। यही चीजें हैं। सो दिस इज अ डिपार्चर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एनोनिमस ब्यूरोक्रेसी। एनोनिमिटी का जो कॉन्सेप्ट था, चाहे वो सिविल सर्विस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उससे थोड़ा सा डिपार्चर है इन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन एनपीएम एक नया है ही नहीं, मतलब ये कहना कि एनपीएम कंप्लीटली एक नया पैराडाइम है, ये गलत होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें एनपीएम में ऐसी हैं जो या तो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आई हैं या फिर वो रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन रिसोर्सेज से आई हैं। इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च से, ठीक है, रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च से आई है। तो दो ट्रेंड चल रहे हैं, एक तो एनपीएम फोकस किस पे करता है, परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा है ना, और दूसरा किस पे कर रहा है कि आप अपना जो एफर्ट है वो लगा रहे हो टू एक्सप्लोर द प्रॉब्लम फ्रॉम मेनी डिफरेंट डिसिप्लिनरी बेसिस, यानी चीजों को आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो दो ट्रेंड थे, इनकी वजह से एनपीएम डेवलप हुआ, लेकिन इन दोनों ही चीजों का आप देख सकते हो रूट कहाँ पर है, या तो इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च के अंदर है, या फिर वो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आई हुई चीजें। यानी एनपीएम जो चीजें आपको दे रहा है, शब्द नहीं है लेकिन चीजें नहीं है, जो बातें वो कह रहा है वो ऑलरेडी अलग अलग जगह पे डिस्कस हो चुकी है। तो नो डाउट दैट एनपीएम हैज सिंबलाइज समथिंग न्यू, खास करके गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में कुछ नया उसने बताया। लेकिन दो चीजें हैं, एक है इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च क्या होती है
जो पॉलिसी या जो आप डिसीजन लेते हो, आप मतलब गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है और ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेता है, उसको इम्प्लीमेंट करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसको बेहतर इम्प्लीमेंटेशन कैसे उसका हो सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर जो रिसर्च होती है उसको इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च बोला गया है। तो ये जो नया फील्ड निकल करके आया है एनपीएम, एनपीएम में इस इम्प्लीमेंटेशन रिसर्च का और ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। ओके, तो ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। So nevertheless, NPM has exposed the overprotected bureaucracy to model of management. मैंने आपको बताया एनपीएम ने ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज तो करा, नो डाउट। जब तक बात स्टेट की थी, स्टेट डोमिनेटेड था, तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी भी डोमिनेटेड थी, क्योंकि अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी ही सब कुछ हैंडल कर रही है, परमानेंट स्ट्रक्चर दे रही है वो गवर्नमेंट को, परमानेंट है ब्यूरोक्रेसी। सो ब्यूरोक्रेसी का एक अल्टरनेटिव एनपीएम ने देने की कोशिश करी, है ना। तो अगर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये इस चीज पे ध्यान देना कि इफ केयरफुली अडॉप्टेड कैन ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी एनपीएम को अगर हम सही से केयरफुली अडॉप्ट करें तो हम ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छे बदलाव ला सकते, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट चैप्टर 19। आई नो थोड़ा लेंथी है ये चैप्टर, बट ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा बिकॉज ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है। ओके, सो here is a list what we offer. नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कोर्सेज अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम बहुत जल्द आपकी जो बुक होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उनकी समरी लाइव प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है आपको स्क्रीन पे, तो उसके थ्रू आप बहुत कम मिनिमम प्राइस उसका रखा गया है, उसके थ्रू आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर्स खरीदना है माइट भी आपके लिए थोड़ा सा कॉस्टली हो, या फिर कई बार ये होता है कि कोर्स आपने कहीं और से परचेज कर लिया बट बुक्स को पढ़ना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम वही बुक समरी आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें आप लाइव मुझसे जुड़ सकते हैं, लाइव आप अपने कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और लाइव भी मतलब गूगल मीट के थ्रू ये होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके, डायरेक्टली यू कैन टॉक टू मी। अगर आपके कोई डाउट होते हैं, आपको कुछ पूछना है, कुछ भी, तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश की जाती है कि उन बुक से सारी चीजें हम ना पढ़े, जो हमारे लिए रेलेवेंट है सिर्फ वही पढ़ा जाए, और जो रेलेवेंट है उसमें से क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो डेफिनेटली हम उनको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बुक्स के जो नोट्स होते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अपडेटेड रहना है। जो भी नई वीडियोज आए एक बार देख लेना कि उस नई वीडियो में अगर मेंशन किया गया है तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा कि अच्छा लाइव स्टार्ट होने वाला है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, कॉन्टेक्ट कॉल कर सकते हैं आप, इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपका मन हो ईमेल करने का तो contactfreeupsc@gmail.com, इस पे भी बात कर सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड पहले फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम से जाना जाता है, इसका हमने नाम बदला ताकि आपको ध्यान रहे कि हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड मीन्स कंप्लीटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पे बात होती है। चलिए, मेरी तरफ से बस इतना ही आज के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर गुड गवर्नेंस के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।